कि आशीष जी, आपका स्वागत है स्वदेश 2027। मैं आपका परिचय करा दूं कि हमारे साथ मुकेश सब्रवाल जी जुड़े हुए हैं, ग्रुप सीईओ हैं रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। तो आशीष जी, हमें ये बताएं कि एक्चुअल में संविधान क्या है, आईपीसी क्या है, आईआरसी क्या है। ये जो एफआईआर करके लोग डराते रहते हैं, पुलिस वाले डराते हैं, कई बार वकील डराते हैं, ये सब मामला क्या है सर? पूरा ये एक संविधान क्या है, कानून क्या है एक्चुअल में? देखिए, सबसे पहले तो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आप कैसे जी? आवाज़ आ रही है? सबसे पहले जी तो ये समझना होगा कि संविधान होता है परिवार को चलाने के लिए मैं देश को मैं एक परिवार का नाम दे रहा हूँ कि एक परिवार को चलाने की एक ऐसी विधि कि उनसे सभी लोग बंधे हुए हैं कि आपको कौन सी चीज़ें कैसे कर रहे हो, उसमें हर व्यक्ति के लिए अपने अधिकार, देश के लिए हर वो चीज़ कि राज्यों के कर्तव्य क्या है, सारी चीज़ें तो आप प्रेमबल देखेंगे तो प्रेमबल में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो आईपीसी सीआरपीसी अब तो बदल गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो ये है ये एक पार्ट है इसके, जिनको संविधान के अनुसार चलना होगा, वो संविधान से बाहर नहीं हो सकते। आशीष जी, मेरा एक सवाल है इसमें कि जैसे आपने जी बात तो बता दी कि आईपीसी ये है और सीआरपीसी ये है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, हम कई बार सुनते हैं संविधान में छेड़छाड़ हो रही है। राहुल गांधी जी कई बार आरोप लगाते हैं संविधान में छेड़छाड़ हो रही है, कई सारी पार्टियां लगाती हैं संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में संविधान है क्या, और उसका आईपीसी और आईआरसी से सीआरपीसी से क्या संबंध है? मैं यहाँ बोलना सिर्फ ये चाहूंगा, जी अमेंडमेंट जो है वो क्या है। जी अमेंडमेंट हो चुके हैं कई, क्या तब सुधार नहीं हुआ? क्या तब संशोधन नहीं हुआ? संशोधन तो हुआ ना, प्रेम्बल में शब्द जोड़े कि नहीं जोड़े गए? क्या बदलाव होगा आज की डेट में, आप ये बताएं कि क्या बदलाव हो सकता है? आत्मा वही रहेगी। मेरे ख्याल से अपडेट मुकेश तो सर भी हमारे कुछ यहाँ। पूछना चाह रहे हैं। मुकेश सर, आपका जो सवाल होगा आप आशीष प्रताप सिंह जी से पूछ सकते हैं। जी जी इस संविधान के बारे में कॉमन लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि संविधान होता जी क्या है। तो जी अभी मैंने पिक्चर देखी थी रिसेंटली, आर्टिकल 370। तो जी देखने के बाद थोड़ी जानकारी मिली कि संविधान होता क्या है, उसमें अमेंडमेंट कैसे किए जा सकते हैं। उसमें जी काफी, उस पिक्चर में एजुकेशन थी ऑन दी संविधान प्लीज। पर जो जी 90% या 95% हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको नहीं पता है कि संविधान होता क्या है। स्पेशली जी अनएजुकेटेड क्लास, जिसको लोग बरगलाते कि संविधान बदल दिया जाएगा, इससे आपकी पावर्स खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा। तो वो उसको पता ही नहीं है कि संविधान होता क्या है। बट ये मिथ सिर्फ फैलाया जाता है। राजनीति है। मैं निवेदन करना चाहूँ, सिर्फ राजनीतिक और कुछ नहीं है। जिन लोगों को ये पता ही नहीं संविधान, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा, वो भी इस बात को कहने लगते हैं आज की डेट में संविधान बदलेगा। जी देखिए आशीष सर, मेरा बताओ जैसा तो। मुकेश सर कह रहे थे कि लोगों को, कई लोगों को तो जानकारी ही नहीं है कि संविधान क्या है ना? तो हम यही जानना चाहते हैं कि संविधान क्या है, उसके अनुच्छेद क्या है, क्या आईपीसी होती है, क्या सीआरपीसी होती है। और ये जो एफआईआर करके डराया जाता है, अगर किसी के ऊपर एफआईआर हो तो पुलिस कई बार होता है कि उठा ले जाती है, फिर कई लोग बोलते हैं नहीं साहब पुलिस ने पैसा ले लिया, पुलिस ने पैसा लेके छोड़ दिया। तो ऐसा ये क्या है पूरा माजरा, और संविधान एक्चुअल में कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? जो अमेंडमेंट होते हैं, जैसा अभी देश में कई चर्चा चल रही थी कि नए कानून आ गए हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने जी बताया कि हमने इतने जी सारे कानून में चेंज कर दिया है। 420 कानून में चेंज कर दिया, 302 में चेंज कर दिया, 376 में चेंज कर दिया, 354 में, 56 में चेंज कर दिया। तो ये सारी चीज है क्या सर? देखिए, बदलाव जो हुआ है वो बदलाव भी हुआ है ज्यादा। जो जी नंबर थे वो नंबर अप एंड डाउन हुए और कुछ नहीं। जैसे 376 था, वो चेंज हो गया। 307 थी, वो बदल के सब 100 की चली। कोई भी चीज ऐसी बदलाव नहीं हुई है, अपराध की प्रवृत्ति वही है, सिर्फ नंबर बदले हैं, ये मान लीजिए बस। अब संविधान की बात करें तो नागरिकों के अधिकार और पूरे भारत को जो स्लैब चलानी चाहिए, पहले तो मैं ये चीज आवश्यक रूप से कहना चाहूंगा कि संविधान को हमारे यहाँ सिलेबस में भी पढ़ाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को उसकी जानकारी हो।
बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान की जो पढ़ाई है 10वीं क्लास से लेके कॉलेज के सिलेबस में तो बिल्कुल जानी ही चाहिए, और आज के बच्चे को, आज की युवा पीढ़ी को बिल्कुल संविधान के बारे में जानकारी होना चाहिए। और हमें हमें लगता है कि इसीलिए हम ये शो लेके आए हैं कि लोगों को जो अवेयरनेस होना चाहिए कानून की, एक्चुअल में कानून क्या है, क्या होता है, उसके बचाव के तरीके क्या है, कानून में आपका अधिकार क्या है, क्या आपका क्राइटेरिया है, वो सारा कुछ जानकारी हो, इसलिए हमने ये एक शो जो है लॉन्च किया कानून के जानकार के रूप में। और हमारे साथ एक्चुअली क्या मैं है आपको एक परिचय और करा दूं, हमारे साथ में अंशु गोस्वामी जुड़ी हुई हैं बिहार से, जो कि युवा पत्रकार है। जी जी अंशु, आपका कोई सवाल होगा आशीष जी से? आशीष जी जो एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट वकील के, और हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट के रूप में जुड़े हुए मुकेश अग्रवाल जी, जो कि ग्रुप सीईओ हैं रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। अगर आपका कोई सवाल हो अंशु, तो आप बिल्कुल वकील साहब से और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे पूछ सकती हैं। जी जरूर, आप सभी को, जी आवाज आ रही है? जी जरूर, आप सभी को नमस्कार। और मैं बिहार से हूँ, और मेरा सवाल ये है सर कि जिस तरह से ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि हमारा संविधान बदल जाएगा, इसके साथ खास तौर पे इस पे जोर दी जा रही है कि संविधान खतरे, इतनी राजनीति बिहार में हुई, संविधान खतरे में है कि लग रहा था कि हर कोई अब खौफ में जीने लगे हैं। पर ये मुझे तो नहीं लगता कि, खैर मैं भी मीडिया की स्टूडेंट रही हूँ, और मैंने भी मास कॉम में पीजी किया है, और खास तौर से मीडिया लॉ एंड एथिक्स, जो कि हमारा ये सर्वोपरि विषय रहा है। और ये अपने ये दर्शाता है कि किस तरीके से लोगों में खौफ फैलाने की ये साजिश कही जा सकती है। हमारा संविधान तो क्या लगता है सर, सच में कभी खतरे में आ सकता है? सर, इतना पूछना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं संविधान खतरे में, उनसे ये पूछो कि क्या खतरे में है, क्या बदलाव हो जाएगा, क्या बदलेगा संविधान में। ये तो पूछा जाए कि संविधान में क्या बदलाव करेंगे, उनको पता है क्या बदलेगा? नेता लोग यही ये कहते हैं कि जानना आरक्षण आवश्यक है। खत्म हो जाएगा, कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान में चेंज करें, आरक्षण खत्म हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। और ये चिल्लाना संविधान क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं कि सर संविधान खतरे में? ये बोलिए ना कि सब आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी किसी ने कहा कि आरक्षण खत्म होगा या नहीं होगा, अपने मन से जो चाहेगा वो अपने मन से बोल देगा। तो क्या इस परिपाटी बात को तो बदलना मानते पड़ेगा हैं? ना। इस बात से आप सब भी एग्री करते हैं ना कि ये बस राजनीति है? सर ने बिल्कुल सही कहा जी, कि सर जो कह रहे थे कि हाँ बस ये राजनीति है। तो क्या लग रहा है कि हमारे संविधान के साथ कभी कोई खिलवाड़ कर सकते हैं? अभी भी है कुछ ऐसा बाकी, जो बहुत कुछ देखिए राजनीतियां हुई, आगे क्या और कुछ है इसके नाम पे बाकी? देखिए मैं सिर्फ आपको जी एक चीज क्लियर कर दूं कि पहले जो लोग कहते हैं कि संविधान बदलेगा, उनसे ये पूछा जाए कि संविधान में क्या बदलाव होगा। आरक्षण की बात रही तो आप आरक्षण कहिए, आप पूरे संविधान जी को कह रहे हैं कि संविधान ही बदल जाएगा। इससे जैसा स्पष्ट मुकेश होता सर है ने कि बताया कि जो नेताओं के तो पहले प्रोपेगेंडा होते हैं, उन्हें नेताओं का जो संविधान एजेंडा पढ़ लेना होता है चाहिए। कि जनता को हाँ भड़काएंगे और ये कह देंगे संविधान बदल जाएगा। क्या संविधान बदलना इतना आसान होता है? कि वही मेरे ख्याल से अंशु का सवाल है। आपको जी बता जी दें कि संविधान बदलने के लिए कितना अमेंडमेंट और दोनों सदनों के लिए क्या क्या कार्रवाई आवश्यक है। क्या जी ऐसा लगता है कि इतना आसान है संविधान को बदलना? अगर आज आईपीसी सीआरपीसी को अपडेट करके बीएनएसएस या बीएनएस कर दिया, तो आप ये बता सकते हैं कि उसमें क्या बदलाव कर दिया? क्या 307 की प्रवृत्ति बदल दी? अपराध हत्या की प्रवृत्ति थोड़ा बदली है, हत्या की सजा वही है, सारी चीज वही है। क्या बदला? ज्यादा मुकेश सर, बदलाव मेरा एक नहीं है। पार्लियामेंट के आपसे, अप्रूवल के आप बगैर तो एक कुछ बड़ी भी नहीं इंडस्ट्री बदला से जा आते सकता। हैं, मेरा आपसे मुकेश सर एक सवाल है। जिस प्रकार से जो संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, और जब राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक ये पूरा संविधान एक पारित कर दिया जाता है कि भाई आज से ये नियम होगा, जैसा अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने बताया कि भाई आज से संविधान ये धाराएं बदल जाएंगी और कानून प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि धाराएं चेंज होने की, तो इनको सारी मीडिया पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे किसी भी प्रकार की मीडिया हो, सोशल मीडिया वगैरह हो, उस पर इनको सारी डिटेल्स डालनी चाहिए। जैसे ये गजट को पेश करते हैं, उस प्रकार से इनको क्या एडवर्टाइजमेंट उसका भी करना चाहिए? देखिए, कॉमन पब्लिक को इससे कुछ लेना देना नहीं होता, सर ना ये उनके काम की चीज रहती है, ना अगर कोई अपराधी कांड में कर रहा है, उस अपराधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 370 में क्या सजा मिल रही है क्या नहीं मिल रही, उसने कांड करना तो करता। तो ये सब अपनी पार्लियामेंट की चीजें होती हैं, वहीं तक सीमित रहे तो बेटर है। आशीष जी क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, आम जो व्यक्ति है उसको सिर्फ इस चीज से मतलब होता है, वो सुबह
जिस कार्य को लिख के लिए जा रहा है, दिन भर अपना क्या कार्य कर रहा है, क्या से कमाई करेगा, खाना कैसे खाएगा, 2 वक्त की रोटी कैसे गुजर होगी। हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, लेकिन कहीं पर उस व्यक्ति को इस राजनीति से मतलब नहीं। लेकिन ये जो कई राजनीतिक पार्टी, नाम नहीं लूंगा मैं, किसी से कोई, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन स्पष्ट रूप से ये साफ दिखाई देता है कि हम राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस प्रकार के कुछ चक्र रच रहे हैं। आशीष जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, अंशु आप युवा पत्रकार हैं और मुकेश सर भी हमारे आदरणीय जुड़े हुए हैं। आशीष जी, हमें ये बताएं कि ये जो कानून की सीढ़ी है, कानून की सीढ़ी काफ़ी लंबी है, जहां एफआईआर से कहानी शुरू होती है, एक थाने से कहानी शुरू होती है, उस एफआईआर पे लिखा होता है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कई बार हम ये भी सुनते हैं, पुलिस जब बयान देती है, कोई बाइट देती है तो कहती है हमने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया और फिर उसके फलाना आदमी को बेल हो गई या फलाना आदमी को जेल हो गई। तो ये जो माननीय न्यायालय की कहानी शुरू होती है एफआईआर से शुरू होती है। एफआईआर से शुरू होने के बाद खाकी के बाद काला कोट और काले कोट के बाद वकील साहब और जज साहब मिलकर उसको डिसाइड कर देते हैं। तो ये जो एफआईआर है और आईपीसी है, ये एफआईआर और आईपीसी और धारा के बीच का खेल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूँ कि सर्वप्रथम किसी भी चीज का होना, घटना घटित हुई, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, इस चीज पर विचार किया जाता है। उसके बाद उस पर एफआईआर होने के लिए विवेचना होती है। कई बार क्या होता है आशीष जी, हमने ये देखा है अमूमन कि उसको जो आरोपी होता है उसको कई बार थाने से मुचलके पे छोड़ दिया जाता है, और कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब पुलिस वालों ने पैसे ले लिए, इनको छोड़ दिया। कई बार आरोपी की जमानत जो है कोर्ट से हो जाती है। तो वो ये पूरा मामला क्या है, किसी को कोर्ट जाने की जरूरत है या नहीं है, या थाने से सारे काम हो जाते हैं? क्योंकि एफआईआर भी एक आईपीसी का ही पार्ट है, एफआईआर भी जो है वो एक कानून का ही पार्ट है, और पुलिस जो है वो कानून के वाली है। उसके विषय पे आ रहा हूँ। एक्चुअली प्रत्येक राज्य के अपने उसके अधिकार है कि वो क्या अमेंडमेंट कर देता है। जैसे अवनीश कुमार की लाइफ में ये है कि आपको 7 साल से कम का सजा का जिसमें है, उसमें बेल जो है थाने को मुचलके पे छोड़ने का वो है कि थाना उसका संज्ञेय अपराध नहीं मानता और थाने से छोड़ देता है। तो वो उनके अधिकार क्षेत्र। अब आता है कि असंज्ञेय अपराध जो जिसकी प्रवृत्ति गंभीर है और ऐसा लगता है कि हाँ इस प्रवृत्ति गंभीर अपराध है, उसमें जमानत नहीं दी जा सकती, तो उसको गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाता है और 24 घंटे बाद उसको नेक्स्ट अपेक्षा में भेजा जाता है। या मेरा सवाल मुकेश सर से भी होगा, मेरा सवाल मुकेश सर से भी होगा। मुकेश सर, मेरा आपसे एक सवाल है, आप तो इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से हैं, क्या ये जो आईपीसी और सीआरपीसी है ये इंडस्ट्री के ऊपर भी लागू होती है या व्यक्ति विशेष के लिए ही रहती है? क्योंकि आप तो इंडस्ट्री को देख रहे हैं काफी समय से, कई आपने लीगल इलीगल केसेस को भी डील किया हुआ है। जो लीगल ऑर्डर्स हैं वो सब पे लागू होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी पे लागू नहीं होते। पर कोर्ट की मतलब कि इतनी वैरायटी है और इतनी है कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर को बेल नहीं मिलेगा, पर कोई ड्रिंक करके 10 लोगों को कुचल दे उसको अगले दिन बेल मिल जाती है, वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। और इसलिए जितने भी मर्डर होते हैं, जो पॉलिटिकल मर्डर होते हैं, वो देखेंगे वो एक्सीडेंट के द्वारा ही होते हैं। चारा घोटाले के जितने गवाह थे या जिसके भी गवाह रहते हैं, वो मरते सब घोटाला हो एक्सीडेंट में ही मारे जाते हैं, उनका वैसे मर्डर नहीं होता। आप ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कार का ब्रेक फेल हो गया और उसने जानबूझ के नहीं किया, धोखे से एक्सीलेटर का बाइक टूट जाता है या ब्रेक का बाइक टूट जाता है, उस धोखे में अगर कोई अपराध हो जाता है या कोई व्यक्ति जबरन गाड़ी के आगे छलांग लगा के चल रहा है, उस कंडीशन में उसके साथ अनजस्टिस होगा या नहीं? क्या उसका उद्देश्य, आप यहाँ दोनों उद्देश्य पे देखिए, मेरा उद्देश्य मारना है या मेरा उद्देश्य मैं ये कह रहा हूँ, पर वो चेक नहीं करते ना कि ब्रेक किस वजह से हुई। ड्रंक एंड ड्राइव के इतने केसेस हैं और उनको बेल मिल जाती है आसानी से। फिल्म स्टार हो उसको भी बेल मिल जाती है। ड्रंक एंड ड्राइव और हिट एंड रन में अंतर है। ये चर्चा उसी के ऊपर तो आधारित है कि कानून एक्चुअल में है क्या, कानून की जानकारी है क्या, और जो हम फिल्मों में देखते हैं जो सेलिब्रिटीज के लिए लागू होता है, जो मैंने सर से कहा कि सर इंडस्ट्री के लिए ये कानून लागू होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो अभिनेता नेता मंत्री होते हैं, उनको तो बहुत जल्दी बेल मिल जाती है, लेकिन जो गरीब तबके का आदमी होता है उसको बेल लेने के लिए काफी चक्कर काटने पड़ते हैं।
अंशु कुछ कहना चाह रही है मेरे ख्याल से। ऐसा कहीं भी हाँ? अ, ये सिर्फ एक धारणा मात्र कहेंगे इसको, कि एक धारणा है ये, और ऐसा कुछ भी नहीं। कानून में पारदर्शिता या है। सर मुकेश सर जी आप जी कुछ मीडिया बोलना चाह वाले रहे थे, ज्यादा आप इसको बीच में करते कर हैं। गए थे। जी जी सर। आई थिंक मीडिया वाले ही ज्यादा इसको उछालते हैं। जब बेल होती है या कितने BMW एक्सीडेंट के कितने कांड रहते हैं, उसको क्लोजली ट्रैक करते हैं। हम हमारा सर बेटे ने अरेस्ट मीडिया बाप का और काम तो दादा देखिए को सर कर लिया। दिखाना है जी। नहीं नहीं, वो तो अभी हम रिसेंट जो BMW केस सुन रहे थे, पूना वाला जी जी एक्सीडेंट करा, नाबालिग ने जेल हो गई, अंदर कर दिया बाप और दादा को पकड़ के, जिन्होंने उसको बिल्कुल परमिशन दी थी गाड़ी चलाने की। तो अलग ही कानून है, कुछ ये सुनने में नई नई चीजें आती। जी। देखिए मैं यहाँ पे चीज क्लियर करूँ कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है, पहले उसे भी समझना है। उसमें हर चीज के लिए प्रावधान दिया है। नाबालिग गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी ले जाने के लिए किससे प्रेरित हुआ है, किससे चाबी ली, किससे बिना परमिशन के ले गया, उसकी जिम्मेदारी भी तो किसी न किसी की होगी। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी अपराध है, उसके दोनों तरफ के पहलू देखने चाहिए। अकेला एक तरफ का पहलू देख के घोषित नहीं किया जाता, नहीं नहीं साहब वो अपराधी है, वो ये है। इस चीज की नेचर पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं साहब आशीष जी इस प्रकार का हो। आप देखिए कि जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसको इतने बड़े लेवल पे वो हाईलाइट कर देती है कि वो आरोपी नहीं है, वो अपराधी है। लगातार जो है तमाम प्रकार की बाइटें दी जाती हैं, लगातार जो है प्रेस जो विज्ञप्ति जारी की जाती है, और जो समाज है उस चीज को देख के, पुलिस की हरकत को देख के उस आरोपी को बिना फैसला किए हुए उसको अपराधी घोषित कर देता है। समाज उसके परिवार के साथ वो बर्ताव करता है कि वो आरोपी नहीं है, अपराधी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए पहले तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि अपराध हुआ, इस संदेह के आधार पर व्यक्ति को उठाया जाता है कि हाँ अरेस्ट किया जाता है कि हाँ ये अपराध हुआ। लेकिन ये डिसाइड करना न्यायालय का न्यायालय का कार्य है कि वास्तव में अपराध इस व्यक्ति मेरा के द्वारा सवाल किया वही गया है कि या अगर नहीं। आगे जाके ट्रायल कोर्ट में पुलिस जो है हारती है तो पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई जी होगी? और जो उसकी ये जो बिल्कुल बदनामी हुई है, जो समाज ने उसका तिरस्कार किया, जो पेपरबाजी हुई और उसका फोटो वोटो लेके मीडिया में उछाल दिया गया, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उसको बदनाम कर दिया गया, उसकी रिकवरी कैसे होगी? और जो उसका समय खराब हुआ देखिए उसकी रिकवरी कैसे होगी? देखिए दोनों ही कंडीशन में व्यक्ति के पास हर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं। वो व्यक्ति माननीय न्यायालय क्षण में जा सकता है, मानहानि भी फेस कर सकता है, और अपने विरुद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध कराने के लिए एक लोक सेवक पर भी कार्रवाई कर सकता है। माननीय न्यायालय क्षण में जा सकता है, वो हर चीज के लिए प्रावधान है। मुकेश सर इस आपको चीज का क्या प्रावधान लगता है है कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है, जो कानून व्यवस्था है, और उस कानून व्यवस्था में हमने देखा है कि कई लोगों को जो न्याय मिलता है भले देर से मिलता है, लेकिन तब तक वो इंसान जो है वो बूढ़ा हो चुका होता है। ललितपुर की एक घटना थी जिसमें 24 साल के बाद में उस बंदे को जो है, उस व्यक्ति को जो है न्याय मिला था और उसको दोष मुक्त करार दिया गया था, लेकिन 24 साल उसको केस लड़ने में लग गए, और 24 साल के जब वो घर पे लौटा तो 5 बीघा खेत उसका बिक चुका था। वो 24 साल की भरपाई कैसे होगी? उसका कुछ नहीं हो सकता। जी मेरा सवाल वही है आशीष जी आपसे। देखिए मुकेश सर का भी कहना ये है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब क्या देखिए, कानून व्यवस्था में मैं इसका कोई प्रावधान नहीं कि जो पुलिस वाले वहां पर गलत पाए गए हैं और जो निर्दोष बाइज्जत भरी हुआ है उसके लिए कुछ किया जा सके? बिल्कुल जो कॉम्पनसेशन की में आप इसमें बात कर रहे प्रावधान हैं। है, बिल्कुल प्रावधान है। आप अपने समय जो बर्बाद हुआ और सामाजिक प्रतिष्ठा जो आपकी धूमिल हुई है, और आपने जो समय एक लोक सेवक की गलती या किसी अन्यत्र व्यक्ति द्वारा झूठी कारणों पर जो अपराध पंजीबद्ध कराया है, उसके विरुद्ध आप माननीय न्यायालय में जा सकते हैं, उसके विरुद्ध FIR की मांग कर तो सकते फिर हैं। से वही केस वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? वही वही फिर से वही वही केस तो वाली सबसे प्रक्रिया शुरू हो खतरनाक जाएगी बात कि है। फिर से आप शुरू से जो है FIR आप- करवाइए, उनके खिलाफ आप अपना मामला दर्ज कराइए, देखिए, और उसके बाद फिर से आप केस न्याय लड़िए, उनको साबित कीजिए कि सब आपने गलत अग्नि है। परीक्षा दी है, आपने अग्नि परीक्षा दी है, और अग्नि परीक्षा देनी पड़ी जिसकी वजह से, आप उसके लिए लड़ाई नहीं करेंगे कि आपकी वजह से तो मैंने कष्ट झेला।
तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। मेरा और मेरा मेरा आपकी बातों में मेरा सवाल आशीष जी देखिए ये है कि कोर्ट ने तो ये डिसाइड कर दिया कि जो अगला बंदा था वो दोष मुक्त हो गया, और जो पुलिस वाले थे, जी जो पुलिस की विवेचना थी, पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी, कार्यशैली थी, वो खराब थी, गलत थी। अब जब ये बंदा जी फला बंदा दोष मुक्त हो गया, पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवाल खड़े हो गए, तो उन पुलिस वालों की रिकवरी क्या, उस इंसान की रिकवरी क्या जिसके लिए इतना समय खराब हुआ? देखिए, जो समय गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन तो जिसकी उसका कोई वजह से गया कंपोजिशन तो होगा कानून में। उसके विरुद्ध हाँ कंपनसेशन का प्रावधान होता है आपको, और उसके लिए लॉ में प्रोविजन है उसके लिए, आप उसके लिए जा सकते हैं, माननीय न्यायालय से शरण ले सकते हैं, लेकिन थ्रू कोर्ट से ही होगा। आप सोचे माननीय न्यायालय के बिना हम बाहर करना है, वो संभव नहीं है। चलिए, अवधेश बहुत बहुत जी, आशीष जी मैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अवधेश जी, अगली बार इस प्रक्रिया को, इस प्रोग्राम को फिर से हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और मुकेश सर जैसे हमारे आदरणीय गेस्ट लगातार जुड़ते रहेंगे, आशीष जी जुड़ते रहेंगे, कई सारे वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, चाहे वो सेशन कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील, सभी ये जानकारी लेते रहेंगे कि आखिर कानून है क्या, FIR है क्या, IRC क्या है, IPC क्या है, CRPC क्या है, वर्दी क्या है, खाकी क्या है, काला कोर्ट क्या है, और थाना क्या है। तमाम जानकारी देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। नमस्कार।